नमस्कार। बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने में आज कहानी उस मोड़ पर। कहानीकार शिशिर कृष्ण शर्मा। ये कहानी 5 जनवरी 1997 को जनसत्ता की पत्रिका सबरंग में प्रकाशित हुई थी। चीड़ के घने जंगलों से घिरी पहाड़ी सड़क पर बस रेंगती हुई सी आगे बढ़ रही थी। जहां भी नजर जाती थी सिर्फ हरे भरे पहाड़ थे, गहरी घाटियां थी, घाटियों में तैरते बादलों के टुकड़े थे। कुल मिलाकर दृश्य अत्यंत मनोरम थे। बस में खामोशी छाई हुई थी और ज्यादातर मुसाफिर ऊंघ रहे थे। रामप्यारी बहुत परेशान हो उठी थी। गेरुए कपड़े पहने वो बूढ़ा साधु अब भी बार बार मुड़कर उसे देख रहा था। ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए चली बस में करीब आधा घंटा पहले वो धरासू से चढ़ा था और रामप्यारी ने साफ साफ देखा था कि उस पर नजर पड़ते ही वो साधु बेतरह चौंक पड़ा था और तब से वो लगातार मुड़ मुड़कर 3 सीट पीछे बैठी रामप्यारी को घूरे जा रहा था। ए कुसुम, दुखी हो गई मैं तो। रामप्यारी ने कुसुम को कुहनी मारी। ओहो, ध्यान ही मत दो उधर, कुसुम ने लापरवाही से कहा और फिर आंखें मूंद कर अपना सर रामप्यारी के कंधे पर टिका दिया। अरे देख तो कैसे घूर रहा है, धीरे से बुदबुदाते हुए रामप्यारी ने कहा और दृष्टि खिड़की से बाहर घुमा ली। सोने दो न मां, कुसुम झल्ला पड़ी। तुम ही ठहरी इस बुढ़ापे में घूरने को। रामप्यारी बेबस थी। वो खुद को साधु की घूरती नजरों से बचाने की असफल कोशिशें करती रही। घने जंगलों, सीढ़ीदार खेतों और दूर दूर बने ढलुआ छत वाले मकानों को पीछे छोड़ती बस ब्रह्मखाल आ पहुंची। मुसाफिर अध सोए हुए से थे, लेकिन साधु की नजरें अभी भी रामप्यारी पर ही टिकी हुई थीं। 20 मिनट रुकेगी बस, चाय वाय पीनी हो तो पी लो, लगभग चीखने के से अंदाज में कंडक्टर ने ऐलान किया और बस से उतरकर सड़क के किनारे बने 3-4 ढाबों में कहीं गुम हो गया। ए कुसुम, चाय पीनी है? रामप्यारी ने पूछा। तुम पियो, सोने दो मुझे। घुमावदार रास्तों की वजह से कुसुम का सर चकरा रहा था। बस की खिड़की से सर टिकाकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली। रामप्यारी बस से उतरी और पास की पहाड़ी ढाबे नुमा दुकान पर जा पहुंची। बस 2 मिनट लगेंगे माजी, रामप्यारी को देखकर चाय वाले ने कहा और चूल्हे में जल रही लकड़ियों को हिला हिलाकर जोर जोर से फूंक मारने लगा। रामप्यारी खड़ी चाय बनने का इंतजार करती रही। रामप्यारी, अचानक किसी ने पुकारा। रामप्यारी मुड़ी तो ठीक पीछे वो ही साधु खड़ा था। कौन है ये? इसे मेरा नाम कैसे पता चला? क्षण भर में रामप्यारी के मन में बेशुमार प्रश्न कौंध पड़े। तुम रामप्यारी हो ना? रामप्यारी को साधु की आवाज किसी अंधे कुएं में से आती प्रतीत हुई। साधु की आंखें अब भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं। रामप्यारी के भीतर उपजी खींच उस साधु के उदास और निष्कपट आंखों और शांत निष्पाप चेहरे को देखकर कहीं गुम हो गई थी। प्रत्युत्तर में उसने सर हिलाकर हामी भरी तो साधु जड़ हो गया। मारे उत्तेजना के उसके होंठ कांपने लगे और आंखें डबडबा उठी। तुमने मुझे नहीं पहचाना प्यारो? मैं बलराज हूं, तुम्हारा बलराज। साधु लगभग चीख ही पड़ा था। कहां थी तुम इतने बरस? कितना ढूंढा तुम्हें मैंने, लेकिन और वो फपक पड़ा। रामप्यारी ने अगर खुद को न संभाला होता तो वो गश खाकर गिर ही पड़ती, लेकिन अपनी आंखों को भीगने से वो भी नहीं रोक पाई। कुछ क्षणों बाद बलराज संयत हुआ। आओ भीतर चलकर बैठते हैं। उसने रामप्यारी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रामप्यारी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस एक क्षण में उसका दिल बार बार रोया, लेकिन हालात उसके बस में नहीं थे। बलराज उसके भीतर उमड़ते तूफान को भांप नहीं पाया था। वो दोनों ढाबे के भीतर रखी कुर्सियों पर जा बैठे तो रामप्यारी काफी हद तक संभल चुकी थी, लेकिन बलराज के लिए भावनाओं के उमड़ते ज्वार को रोक पाना असंभव था। मारे उत्तेजना के वो कांप रहा था। रामप्यारी से वो सभी कुछ एक साथ जान लेना चाहता था और इस प्रयास में उसकी जुबान मानो तालू से चिपक कर रह गई थी।
क्षणों की खामोशी के बाद बलराज ने चुप्पी तोड़ी। उस रोज तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर लौटा तो सभी कुछ खत्म हो चुका था। दंगाइयों ने पूरे मोहल्ले को जलाकर राख कर दिया था। माँ बाप भाई बहन सभी कत्ल कर दिए गए थे। पूरे खानदान में सिर्फ एक मैं ही बचा था। तुम्हारी खोज खबर लेने वापस तुम्हारे मायके पहुंचा तो वहां भी सब कुछ खत्म था। ऐसे में मेरा भी जीने का कोई मकसद नहीं रह गया था। लेकिन जब पास पड़ोसियों से पता चला कि तुम्हारी हालत पर तरस खाकर दंगाइयों ने तुम्हारी जान बख्श दी थी तो मन में जीने की लालसा एक बार फिर से जाग उठी। मैं हिंदुस्तान आया और शहर दर शहर तुम्हें खोजता रहा। तमाम कैंपों में देखा, अस्पताल छान मारे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चल पाया। वक्त गुजरता रहा और मैं टूटता चला गया और जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो मैं थक हार कर साधु बन गया। रामप्यारी एक टक बलराज को ताक रही थी। उसका मन बार बार भर आता था। आंसुओं को भीतर ही भीतर जज्ब करने की कोशिश में उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चला था। चाय वाला मेज पर चाय के गिलास रख गया था। अचानक बलराज को मानो झटका सा लगा। लगभग चीखने के अंदाज में उसने पूछा, हमारा बच्चा कहाँ है प्यारो? रामप्यारी खामोश रही। जवाब दो प्यारो। बलराज बेहद उत्तेजित था। अपनी अनदेखी औलाद और तुम्हारी याद में मैं आज तक घुटता भटकता रहा। शांति मुझे साधु बनकर भी नहीं मिली। कहां है हमारा बच्चा? बोलो प्यारो। उसने रामप्यारी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन रामप्यारी ने अपने हाथ छुड़ा लिए। अपने आंसुओं को जज्ब कर पाना उसके लिए नामुमकिन हो चला था। वो सुबकती रही। बलराज उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कुछ क्षणों बाद जब वो संयत हुई तो बोली, हमारी बेटी बस में बैठी है। बलराज के लिए अब एक पल भी रुक पाना संभव नहीं था। वो झटके से उठा, लेकिन रामप्यारी ने उसे रोक लिया। सुनो, उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब? बलराज चौंका। सच कह रही हूं, उसे मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या करूं, मजबूर थी मैं। रामप्यारी फपक कर रो पड़ी। बलराज के चेहरे पर सैकड़ों रंग आए गए और वो एकटक रामप्यारी को ताकता रहा। कुछ पलों बाद खुद को संभालते हुए रामप्यारी ने कहा, मेरे सामने ही अम्मा बाबूजी भाई बहन पूरा परिवार काट डाला था दंगाइयों ने, लेकिन मुझे पड़ोसियों ने किसी तरह से बचाकर फौज को सौंप दिया। फौजियों के ट्रक से मुझे सरहद पार लाकर रिफ्यूजी कैंप में पहुंचा दिया गया। तुम्हारी तलाश में मैं भी कम नहीं भटकी। जहां कहीं उम्मीद नजर आई खोजती फिरी तुम्हें, और फिर जब पता चला कि तुम्हारा भी सब कुछ खत्म हो गया तो उम्मीद छोड़ दी। तब तक हमारी बेटी भी दुनिया में आ चुकी थी। मैंने उसका नाम कुसुम रखा। याद है ना, तुम कहते थे कि अगर बेटी होगी तो हम उसका नाम कुसुम रखेंगे, लेकिन उसे तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बलराज के स्वर में पीड़ा, क्षोभ और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। हाँ, मजबूर थी मैं। दुधमुही बच्ची को गोद में लेकर कहां जाती? दुनिया में कोई था भी तो नहीं मेरा। सामाजिक संस्थाओं ने समझा बुझाकर मेरा दूसरा ब्याह करा दिया। हालांकि वो फैसला लेते वक्त मन बहुत रोया मेरा, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। वो भी अपने खानदान में अकेले बचे थे। कुसुम उन्हीं को अपना बाप समझती है। कुसुम से छोटे 4 बच्चे और हैं मेरे। अब तो उनके भी बच्चों के शादी ब्याह हो चुके हैं और कुसुम तो दादी नानी भी बन चुकी है। रामप्यारी फपक पड़ी थी। बलराज का चेहरा सफेद पड़ चुका था। तुम चलो मेरे साथ, उनसे मिल लेना। गए बरस लकवा पड़ा था उन्हें, अब बिस्तर में ही पड़े रहते हैं। वो तो सब जानते ही हैं। कुसुम को मैं धीरे धीरे सब समझा दूंगी। बड़कोट में रह रहे हैं हम लोग। तभी बस के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। सवारियां बस की तरफ लपकने लगी। रामप्यारी ने बलराज से कहा, चलो भी, बस चलने वाली है। लेकिन बलराज मूर्तिवत बैठा रहा। उसकी आंखों में शांति, चेहरे पर उदासी और होठों पर फीकी मुस्कुराहट थी। ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। मां, कहां हो तुम? जल्दी आओ, बस चलने वाली है। खिड़की में से कुसुम चिल्लाई। सोच क्या रहे हो? चलो। रामप्यारी ने बलराज का हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम जाओ।
वो हाथ छुड़ाता बोला, तुम और कुसुम सुखी हो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। सारी उम्र तड़पते हुए गुजारी, कम से कम चैन से मर तो सकूंगा। क्या कर रही हो मां, जल्दी आओ। कुसुम झल्ला पड़ी थी। रामप्यारी की समझ में ही नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। उसने चाय के पैसे देने चाहे, लेकिन बलराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। कम से कम ये हक तो मुझसे मत छीनो प्यारो, जाओ अब देर मत करो। रामप्यारी हतप्रभ थी। मजबूरन उसे बलराज को वहीं छोड़कर बस में चढ़ जाना पड़ा। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? कुसुम ने शिकायती लहजे में पूछा और फिर से आंखें मूंद ली। कंडक्टर ने सवारियां गिनी और अचानक चीख पड़ा, अरे रोक भाई, बुढ़ा नहीं आया। ड्राइवर के मुंह से एक भद्दी सी गाली निकली और उसने बस रोक दी। लेकिन कंडक्टर के बुलाने पर बलराज ने हाथ हिलाकर आने से इनकार कर दिया। चल भाई चल, बुढ़ाऊ को नहीं आना। ड्राइवर के करीब जाकर कंडक्टर बस के बोनट पर बैठ गया था। रामप्यारी ने मुड़कर देखा। बलराज सड़क पर खड़ा दूर होती बस को अपलक ताक रहा था। पागल लगता है बुढ़ाऊ। टिकट यमुनोत्री का लिया, मूड बना तो यहीं उतर गया। भौंडी सी हंसी हंसते हुए कंडक्टर ने कहा और अपने और ड्राइवर के लिए बीड़ी सुलगाने लगा। कुसुम देख न ले, इसलिए रामप्यारी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन सैलाब आखिर टूट ही पड़ा। क्या हो गया मां? कुसुम ने घबरा कर पूछा, लेकिन रामप्यारी कुछ कह नहीं पाई। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। अगल बगल के यात्री चेहरों पर प्रश्न चिन्ह लिए उसे ताकने लगे और चीड़ के घने जंगलों से घिरी पहाड़ी सड़क पर बस रेंगती हुई सी आगे बढ़ती रही। तो ये थी कहानी उस मोड़ पर। कहानीकार शिशिर कृष्ण शर्मा। कहानी उस मोड़ पर का ब्लॉग व्यंग्योपासना का लिंक पॉडकास्ट के इस एपिसोड नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बीते हुए दिन का पॉडकास्ट किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने। नमस्कार।